going to discuss integration by partial fractions. ये partial fraction क्या चीज होती है पहले तो इसको समझो. This type of integration is applied when we are having functions of the type px upon qx. जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं रेशनल फंक्शंस. मतलब जब हमें रेशनल फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं. रेशनल फंक्शन का मतलब है px और qx की फॉर्म में फंक्शन हो और फर्दर ये जो qx है ना, ये इसके फैक्टर्स बनते हो. अगर आप qx के फैक्टर्स बना पाते हो तो इंटीग्रेशन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इजीली किया जा सकता है. अब देखो रेशनल फंक्शंस भी दो कैटेगरी आती हैं. एक कैटेगरी होती है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर. प्रॉपर कब बोलेंगे? प्रॉपर बोलेंगे जब ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है. ऊपर 1 डिग्री, नीचे 2 डिग्री. अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा हो तो हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन है. और अगर उल्टा हो यानी कि बराबर हो या ज्यादा हो तो रेशनल फंक्शन को इम्प्रॉपर बोलते हैं. तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कौन सा होगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है. उस केस में रेशनल फंक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन. द रेशनल फंक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर. बराबर हो जाए डिग्री दोनों की या ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर. अब आप लोगों को ध्यान है जब हम ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल रेशनल नंबर से डिस्कस से डील करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो हम इनको कैसे लिख देते हैं? 2, 3, 5. मतलब हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि ऊपर का जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से कम आ जाए. डिवीजन करते हैं ना, वही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा इफ यू आर डीलिंग विद इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर के केस में यहाँ भी आपको वही काम करना है. अगर आपको लग रहा है न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो. लॉन्ग प्रोसेस आप लोगों को सिखाया गया था 9th क्लास में. उस प्रोसेस से डिवीजन कैरी आउट कीजिए. न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को जैसे होता है ना इस तरह से न्यूमरेटर को अंदर रख दिया, डिनोमिनेटर को बाहर रख दिया. डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा क्वोशंट और क्वोशंट के साथ डिवीजन कैरी आउट करके यहाँ क्या बचेगा? रिमाइंडर. होता है ना. तो न्यूमरेटर को हमने रखना है अंदर, डिनोमिनेटर से उसको करना है डिवाइड. थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे मैं इसलिए इस तरह से लिख देती हूँ. न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. एक क्वोशंट फंक्शन आएगा, एक रिमाइंडर फंक्शन आएगा और फिर जो भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा इसको हम लिख देंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे. इस एक्सप्रेशन के पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है पहले उस लॉजिक को समझो. आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है तो होता है ना डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट यानी डिनोमिनेटर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. जिससे डिवाइड करोगे उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दो तो न्यूमरेटर बन जाएगा. अब इसको अगर आप सेपरेट करो तो d/d इनटू q प्लस r/d. तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को n/d को आप कैसे लिखोगे? q प्लस r/d. ये ध्यान रखना चाहिए. q मतलब क्वोशंट, r मतलब रिमाइंडर और n और d क्या है यहाँ पर? d है डिनोमिनेटर और n क्या है? n इज न्यूमरेटर. और ये प्रोसेस हमें कब लगाना है? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा हो तो करना है, नहीं तो नहीं करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको मैं कभी ऐसा समीकरण दे दूं x³ + 2x² + 5x + 7 डिवाइडेड बाय x² - 3x + 2 को इंटीग्रेट कीजिए. हमने आपको ये दे दिया कि आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए.
तो इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले ना हमें ये देखना पड़ेगा, ऊपर की डिग्री है 3 और नीचे की डिग्री है 2। तो जब ऊपर नीचे की डिग्री 3 और 2 आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसमें डिवीजन कैरी आउट करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला रेशनल फंक्शन का डिग्री चेक कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7 को x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे। x आया x³ माइनस 3x² प्लस 2x, ये कैंसिल हो गया, 5x² प्लस 3x प्लस 7। उसके बाद हम इसे किससे करेंगे, प्लस 5 से, तो 5x² माइनस 15x प्लस 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 18x माइनस 3 बन गया ना। तो हमने जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया क्वोशिएंट और ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब दिस वन कैन नाउ बी रिटन एज, कैसे लिखे इसको हम लिख देंगे क्वोशिएंट यानी x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर यानी कि 18x माइनस 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी x² माइनस 3x प्लस 2, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये लिख देंगे। तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा ना, ये तो रेशनल फंक्शन था, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया कि हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब इस इंटीग्रेशन में ये आसान है, ये वाला प्रोसेस मैंने आपको कल बताया ही था कैसे करना होता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना सभी को? तो ये चीज ध्यान रखना। यस मैम। बोलो क्या यस बेटा, बोलो। कुछ पूछना है कि मैं आगे चलूं? कैन आई कंटिन्यू अहेड? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये डिवीजन प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना है ये सबको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके से लिख देंगे इसको। चलिए, अब जो हमारा इंटीग्रेशन था ना, इसी क्वेश्चन को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसके हिसाब से ये बना इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस 3 को कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 1 x² माइनस 3x प्लस 2x। ये चीज आ गई, ये तो बन गया x²/2, ये बन गया 5x प्लस 3i1। अब ये i1 ये वाला इंटीग्रल है, इसे सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड मैंने आपको कल बताया था ना, वो मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अब लंबा होता है तो फिर मैंने कल आपको क्यों बताया था वो मेथड, तो बेटा वो क्यों का रीजन तो ये है कि जरूरी नहीं होता कि नीचे जो फ्रैक्शन जो क्वाड्रेटिक आ रहा है ना उसके फैक्टर हमेशा बने। कल हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसकी फैक्टराइजेशन होती हो। ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बना सकते हो, और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बन रहे हैं। जैसे देखो ऊपर तो है 6x माइनस 1, नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x माइनस 1 x माइनस आ जाएगा। बन रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर की मिडिल फैक्टर्स बन रहे हैं। जहां डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर सकते हो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी लगाया जा सकता है, और वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत आसान पड़ता है इन कंपैरिजन टू द लीनियर क्वाड्रेटिक, क्योंकि लीनियर क्वाड्रेटिक के हिसाब से पहले तो आप इसको इसके डेरिवेटिव के हिसाब से एडजस्ट करोगे। जब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी फिर दो इंटीग्रल बनेंगे, पहले को सॉल्व करोगे फिर दूसरे को सॉल्व करोगे, तब आंसर आएगा। अब जो कल वाले क्वेश्चन थे उनमें तो मजबूरी थी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन नहीं रहे थे, या बन भी रहे थे तो तब तक तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीखा नहीं था। दो मेथड तो कहीं भी लग जाता है, बस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या शॉर्टकमिंग है कि इसको आप सिर्फ वहां लगा सकते हो जहां डिनोमिनेटर को आप प्रॉपर्ली फैक्टराइज कर सकते हो। अगर फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं है ना, किसी क्वेश्चन में फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो उस केस में आप
लीनियर क्वाड्रेटिक वाले मेथड से ही प्रोसीड करोगे, वहां पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लग सकते हैं। अब आती है बात की पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जो है इट इज अ प्रोसीजर बाय व्हिच वी कैन सेपरेट a rational function into two different factors, each having a linear factor in its denominator. ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, नीचे दो फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट है। हमारा इंटीग्रेशन तब सही परफॉर्म होगा जब x-1 अलग हो जाए और x-2 अलग हो जाए। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता जिससे हम इन दोनों को अलग कर पाए, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हमें वो मेथड प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से मैं इसको और इसको x-1 को x-2 से अलग कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं 6x-1 अपॉन x-1 into x-2 जो मुझे दिया गया है ना, I shall write it as a upon x-1 plus b upon x-2। हमने मान लिया, हमने assumption ले ली, मान लिया कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी क्वांटिटी a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय x-2 के बराबर आता है। अब हमें ये a और b सर्च करने हैं, इनको ढूंढना है। इनको ढूंढने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ तो ये एज इट इज आएगा, इधर जब एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा a into x-2 प्लस b into x-1 और ये इससे पूरा पूरा कैंसिल भी हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास है 6x-1 a into x-2 प्लस b into x-1, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें a और b निकालने हैं। एक प्रोसीजर तो वो है जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी कि इनको मर्ज कर लो, मर्ज करके कंपेयर कर लो तो आ जाएगा। एक तरीका और होता है कि हम एक एक करके कुछ ऐसा कुछ करें कि एक कांस्टेंट का जो साथी है ना वो 0 बन जाए। जैसे मान लो मैंने x को पुट किया 2, अब भी क्या पुट करना होता है, जो भी आपके फैक्टर्स है उनके जीरोस पुट करने होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन पर एक एक करके ये 0 बनते हैं। जैसे x-2 किस पर 0 बनेगा, x-2 0 बनेगा अगर मैं x को 2 रखती हूँ, तो पुट x इक्वल टू 2। जब x को 2 पुट करोगे तो क्या होगा, इफ वी पुट x इक्वल टू 2 तो आता है 6 into 2 minus 1 a into 0 plus b into 1, तो 12 minus 1 हो गया 11, 11 is equal to b। ठीक है, या b is equal to 11। नेक्स्ट टाइम हम x को क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम x को 1 पुट करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर x-2 वाला है, दूसरा फैक्टर x-1 वाला है। अब आप x को 1 रख दो, जब आप x को 1 रखोगे किसी में तो आएगा 6 into 1 minus 1 a into 1 minus 2 यानी -1 प्लस b into 1 minus 1 0, तो 6 minus 1 is 5 is equal to -8 और a की वैल्यू आ गई -5। तो a भी मिल गया और b भी मिल गया। अब ये जो a और b आए ना, इन a और b को उठाकर इनके प्लेस पर वापस रख देते हैं, तो a को रखेंगे तो ये बना -5 और b हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपके पास क्वांटिटी थी ना 6x-1 अपॉन x-1 x-2, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू -5 डिवाइड बाय x-1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय x-2, ये इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इस कन्वर्जन के बाद अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पुटिंग कर करके आंसर निकाल लिया। जब भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं, जितने लीनियर फैक्टर्स हो एक एक करके सबको 0 ले लेकर हम ऐसे वैल्यूज निकाल देते हैं। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 6x-1 dx by x-1 x-2, यही तो था ना, हमें इसे इंटीग्रेट करना था। इस क्वांटिटी को मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो आता है -5 dx upon x-1 plus 11 dx upon x-2। ठीक है, -5 dx upon x-1 plus 11 dx upon x-2, तो -5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x-1 फिर 11 बाहर dx upon x-2। So what is the answer?
-5 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 प्लस 11 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 2 और ये आ गया आंसर। अब ये नया कंसेप्ट है इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान पड़ता है। इसकी हेल्प से सबसे बड़ा फायदा तो क्या होता है, नीचे जितने फैक्टर होते हैं ना सारे अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होने के बाद उनको इंटीग्रेट करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, और ये सिर्फ रेशनल फ्रैक्शंस में अप्लाई होगी और उन रेशनल फ्रैक्शंस में अप्लाई होगी जहां डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाना पॉसिबल है। जहां डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होता वहां हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको देख लो, चाहे एलिमेंट्स में भी एक पेज है, ये एक पेज एक टेबल दी हुई है बेटा, ठीक है, टेबल नजर आ रही है ना, इस टेबल में ये प्रोसेस बताया हुआ है कि किस टाइप के रैशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाने होते हैं। तो इसमें देखो किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं, पहले तो ये नोटिस कीजिए। सबसे पहली कैटेगरी ये है जिसमें ऊपर कोई भी पॉलिनोमियल हो लेकिन नीचे जो है वो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। जैसे मान लो अभी हमने क्वेश्चन किया px + q, नीचे x - a, x - b, x - c, कितने भी हो लेकिन अलग अलग लीनियर फैक्टर बनते हैं। अगर अलग अलग लीनियर फैक्टर बनते हैं तो उसमें ऊपर चाहे क्वाड्रेटिक हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर नीचे की डिग्री 3 है तो ऊपर 2 डिग्री तक अलाउड है, नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर 1 डिग्री तक अलाउड है। इस हिसाब से तो हम इसे क्या लिख देंगे, we shall take it as a upon x minus a, b upon x minus b, c upon x minus c। जितने अलग अलग होंगे उतने अलग अलग ले लेंगे। मैंने ये आपसे डिस्कस किया पॉइंट नंबर 3। एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 और 3 मिलते जुलते हैं। 1 में तो 2 फैक्टर्स का दिया हुआ है, 3 में 3 का दिया हुआ है, 3 से ज्यादा भी हो तो तब भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब मान लो कि कोई ऐसे आ जाए, ऊपर तो कुछ भी है, नीचे किसी एक वेक्टर की 2 या 3 पावर आ गई, जैसे ये आ गया x माइनस ए का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, x माइनस बी एक बार है। तो अब है तो ये भी लीनियर है, लेकिन इस लीनियर की आपके पास क्या आ गई, पावर आ गई। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, a अपॉन x माइनस ए, एक बार x माइनस ए को लेंगे और दूसरी बार x माइनस ए के होल स्क्वायर को लेंगे। यानी अगर किसी लीनियर वेक्टर की पावर आती है तो जितनी पावर है वहां तक जाना है। अगर पावर 2 है तो एक वेक्टर x माइनस ए का, एक x माइनस ए की पावर 2 का, और एक तीसरा वेक्टर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वेक्टर c तो हो गया x माइनस बी का। ठीक है, अब मान लो कि इसके ऊपर पावर 2 की बजाय 3 होती, तब क्या करते, 2 की बजाय 3 होती तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते, एक स्टेप और बढ़ा देते यानी x माइनस ए तक जाते और हो जाता 3 अपॉन x माइनस बी। अब ये तो डिपेंड करता है कितना, एक्चुअली ऊपर नंबर ऑफ कांस्टेंट उतने ही आएंगे जितने नीचे पावर होगी। नीचे कितनी पावर है, 3 और 1 4, तो 4 कांस्टेंट्स बनेंगे ए बी सी डी। 3 पावर का है तो 3 बनेंगे, 2 का है तो 2 बनेंगे, ऐसे होता है। तो x माइनस ए का होल क्यूब है ना, तो होल क्यूब का मतलब हमें 1 पावर भी लेनी है, 2 भी लेनी है, 3 भी लेनी है, x माइनस बी तो अलग ले नहीं लेने। अब ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि ऊपर जो है क्वाड्रेटिक हो और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक क्वांटिटी आ रही है कोई, जैसे मान लो ऐसे आ गया और ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं बनते। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस x प्लस 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 के फैक्टर नहीं बनते कभी भी, वो प्योर क्वाड्रेटिक है एंड यू कैन नॉट फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कुछ हो जिसमें है ही क्वाड्रेटिक, तब हमें क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक है उसको एज इट इज लेना है, लेकिन उसके ऊपर एक लीनियर क्वांटिटी को ले लेना है ax प्लस b, और जो अगला वाला है उसके ऊपर फिर कांस्टेंट ले लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा किस पर क्या, सीधी सी चीज है, नीचे की डिग्री से ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए। जब नीचे लीनियर था यानी 1 डिग्री का था तो ऊपर 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट, तो हर लीनियर क्वांटिटी के ऊपर कांस्टेंट आएगा।
इसको भी एज अ लीनियर ट्रीट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। इसकी भी x माइनस ए की तो डिग्री बनी होती है ना, तो इसके ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा, तो ये बनेगा ax प्लस b। बाद में कैलकुलेट करने पर बेशक b जीरो आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है a जीरो आ जाए, दोनों तो नहीं आएंगे जीरो, तो ऐसा हो सकता है। तो जितनी नीचे डिग्री उससे एक कम, अगर नीचे 2 तो ऊपर 2 डिग्री का है तो ऊपर 1 डिग्री का, नीचे 1 डिग्री का है तो ऊपर 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कांस्टेंट क्वांटिटी। इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। अब आती है, अब देखो इसकी डिग्री 3 है ना, 2 और 1 3, तो कितने कांस्टेंट आए, 1 2 3। ये एबीसी कांस्टेंट्स वो हैं जो हमने लिए और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अब इनकी वैल्यूज निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहला प्रोसीजर तो वही है जो मैंने पहले वाले में डिस्कस किया। एक बार x को a रख के निकाल लो, एक बार x को b रख के निकाल लो, एक बार x को c रख के निकाल लो। उससे आपको ये फायदा होगा कि एक एक वैल्यू रखने पर बाकी कॉन्स्टेंट्स जीरो बनते जाएंगे, एक की वैल्यू आती जाएगी। जब आपको लगे कि इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में कि हम तो a और b दो ही रख सकते थे, अब क्या करें, क्योंकि जब दो ही लीनियर वेक्टर है तो आप दो ही वैल्यूज रख सकते हो, a रख सकते हो, b रख सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर और प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जैसे b में कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। हम x के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं लेफ्ट में डिग्री कितनी बन रही है, राइट में कितनी बन रही है, जो x की सबसे बड़ी पावर है उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। उससे भी बात ना बने तो अगला स्टेप होता है कंपेयर कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कांस्टेंट को कंपेयर करो। दोनों तरफ कांस्टेंट कंपेयर करने का सीधा सा रूल है, लिखो मत उसको, लेकिन एक्चुअली x को 0 रख दो। x को 0 रखते ही दोनों तरफ खाली कांस्टेंट्स बच जाएंगे, उन कांस्टेंट्स को कंपेयर करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। अब ये सारी देखो थ्योरेटिकल बातें हैं, आप लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करोगे, इंटीग्रेशन में तो प्रैक्टिकल चीज किए बिना कोई भी कंसेप्ट आप समझ ही नहीं सकते बेटा। इसलिए लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। जब साथ साथ क्वेश्चंस करोगे ना तब इसकी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 तो मुझे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, 1 तो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये तो बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सिर्फ लीनियर क्वांटिटीज आ रही है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रेशन करो। अगर आपसे कहा जाए ना पार्शियल फ्रैक्शन से करो, तो देखो इसके फ्रैक्शन बनते हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 3 x प्लस 3, और अब इनको आप a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 लेकर कर सकते हो, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी हो जाता है जो कल बताया था ना x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, उसकी हेल्प से। अब मैं लेने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट 3x माइनस 1। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर है 3x माइनस 1 dx और नीचे दिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये दिया हुआ है मुझे, तो इस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे a अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, दूसरे वाले को b अपॉन एक्स माइनस 2 लिखेंगे, तीसरे वाले को c अपॉन एक्स माइनस 3 लिखेंगे। दो वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया था, इसलिए मैंने 3 वाला ले लिया। ठीक है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है, इसलिए एक एक फैक्टर अलग अलग किया, ये चीज आ गई। एलसीएम लो दोनों तरफ, एलसीएम लोगे तो a के साथ आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, b के साथ आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 और c के साथ आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। जो ये वाला डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या है, इसके नीचे तो ये चीज है और आपने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो वहां भी है ये चीज, तो
ये तो इससे कट जाएंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर्स ही बचेंगे हमारे पास, इसलिए मैंने नहीं लिखे थे। आप लोग भी जरूरी नहीं है मेंशन करो, पर ये आया कैसे पता तो होना चाहिए ना। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज आ, अब एक एक करके पुट करते जाओ। x माइनस 1 है पहला वेक्टर, तो x को 1 रखना है। अब x को 1 मैं ऊपर नहीं रख रही हूँ, मैं नीचे रख रही हूँ। ऊपर तो रख ही नहीं सकते, ऊपर क्यों नहीं रख सकते x को 1? x को क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वहां नहीं रखेंगे हम, तो इसमें रख रहे हैं, इसमें अलाउड है, यहाँ रख सकते हो। x को रखा 1, तो 3 into 1 minus 1 कितना बना 2, a into 1 minus 2 1 minus 3 प्लस 0 प्लस 0। कैसे? x को 1 रखा तो 3 into 1 3, 3 minus 1 is 2, इधर रख दिया 1, इधर रख दिया, ये 0 ये 0, तो आपके पास आया 2 is equal to 2a। अगर 2 2a के बराबर है तो a की वैल्यू 1 आ जाती है। अगला आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट में आप करो x is equal to 2, क्योंकि दूसरा वेक्टर है, 2 रखोगे किसी के अंदर, रखना किसमें है, इस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास आया। x को 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5 is equal to 0, b into 2 minus 1 2 minus 3 plus 0, तो 5 is equal to minus b, तो b is equal to minus 5। दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पुट x equal to 3, x को 3 रखो, 3 रखोगे तो 3 3 सा 9, 9 में से 1 गया 8, 3 रखेंगे तो 0, फिर 3 रखेंगे तो 0, और फिर 3 रखेंगे तो c into 2 into 1, 8 is equal to 2c, तो c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, c आ गया 4। अब जब c आ गया 4 तो अब ये abc को रिप्लेस कर लेंगे। कॉपी में तो बेटा नीचे लिखना, मैंने तो ऊपर रब कर दिया, मैं कर सकती हूँ रब, आपको रबिंग अलाउड नहीं है। ये कैलकुलेशन करने के बाद नीचे मेंशन कीजिएगा। तो ऊपर 1 -5 और 4। अगला स्टेप जो है वो ये आ जाएगा। अब जब आप इस स्टेप पर पहुंच गए तो इस स्टेप पर पहुंचने के बाद तो अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x minus 1 -5 बाहर log of x minus 2 plus 4 log of x minus 3 plus 3 and that's all। इस तरह से आंसर आ गया। यही सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में और 6 में, 6 में नहीं, 6 में गड़बड़ है। 6 क्वेश्चन है 1 minus x square डिवाइडेड बाय x into 1 minus 2x। देखो ऊपर है 1 minus x square, नीचे भी डिग्री 2 ही है, यानी x minus 2x square है। तो जब ऊपर नीचे सेम डिग्री होती है तो क्या बताया था कि डिवाइड करेंगे 1 minus x square को, 1 minus x square का मतलब minus x square plus 1 को minus 2x square plus x से डिवाइड करना है। अब ये -2 है, हमें -1 चाहिए, तो हाफ से करेंगे हम, हाफ से करेंगे तो ये आएगा -x square plus x/2, और हमारे पास आ गया -x/2 plus 1, ये चीज बच गई। ठीक है, -x/2 plus 1। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है जो कि 1 minus x square upon x into 1 minus 2x था, डिग्री सेम होने के कारण हमें डिवाइड करना पड़ा, तो क्वोशंट इज हाफ प्लस रिमाइंडर यानी -x/2 plus 1 अपॉन डिनोमिनेटर यानी जिससे डिवाइड किया वो dx, ये चीज आ गई। अब इसके बाद जो अगला टर्म है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा बेटा, आप किसी को ले लो, एक तो ये 1/2 dx बन के अलग ही हो गया, ये वाला पार्ट तो 1/2 dx। इसमें से अगर मैं चाहूं तो -1/2 को बाहर निकाल के ऊपर एलसीएम ले लिया,
देखो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या किया मैंने, माइनस एक्स प्लस 2/2 बनता है ना, माइनस हाफ को कॉमन लिया, तो माइनस हाफ को न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2 और इसके वापस फैक्टर बना दिए x और 1 माइनस 2x इंटू dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो गया x/2 माइनस 1/2 I1 प्लस 2। अब I1 जो है वो b वाला इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो आराम से। आपने क्या करना है, वही दिस क्वांटिटी इज a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान ये रखना कि x का जो भी कोफिशिएंट है जहां भी उससे डिवाइड करना है, यानी x का कोफिशिएंट अगर -2 है तो -2 से डिवाइड जरूर करेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे अभी पूरे हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे के क्वेश्चंस फिर मैं नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करूंगी। अभी है टाइम 35 मिनट्स में, 5 मिनट और हैं। चलो फिर अगर 5 मिनट और है तो एक और कर ही लेते। मुझे तो लगा था हो गया टाइम। अब इसको पूरा तो अपने आप करना बेटा, इससे आगे मैं पूरा नहीं करवा रही हूँ आपको। अब देखो जरा अगला है 9th क्वेश्चन, देखिए 8th क्वेश्चन देखिए। 8 है इंटीग्रेट, ऊपर तो है x dx, नीचे है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर तो क्या है x और नीचे है x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। कितनी डिग्री हो गई नीचे, 2 और 1 3, थर्ड डिग्री की इक्वेशन बन गई ना, तो ये ले लिया हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस क्वांटिटी को लेंगे, फैक्टर्स पहले से बने हुए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इसको लिया। पहला फैक्टर बनेगा a अपॉन x माइनस 1, दूसरा बनेगा b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर और तीसरा बनेगा c अपॉन x प्लस 2। ठीक है, कारण x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। कंपेयर करके एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम लेकर एक तो आ जाएगा ये, b के साथ आएगा x प्लस 2, c के साथ आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया तो ये चीज आ गई। अब सबसे पहले x को रखो 1, जब x को 1 रखोगे तो 1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 3 प्लस 0, तो b की वैल्यू 1/3 आ गई। दूसरी बार में पुट करो x को -2, क्योंकि लीनियर वेक्टर दो ही है, एक बार 1 रख सकते हो, एक बार -2 रख सकते हो। -2 रखोगे तो -2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 9c, क्योंकि -2 रखते ही -2 -1 -3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9c। -2 इज इक्वल टू 9c, तो c की वैल्यू आ गई -2/9। b आ गया, c आ गया। अब b और c के बाद अब निकालना है a। अब b और c की वैल्यूज को तो लिख लेते हैं, पर e 1/3 c माइनस 2/9। अब तीसरा हमें क्या चाहिए, तीसरा रह गया a तो नहीं निकला। अब a नहीं निकला तो आपको बताया था ना, कंपेयर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स को कंपेयर करो, यानी x को रखो 0, तो यहाँ तो आ गया 0, यहाँ आ गया a इंटू -2, b इंटू 2, c इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, x को 0 रख दिया तो x को 0 रखा तो 0 बन गया, -2a 2b c इंटू दिस मच, यानी 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b प्लस c। तो 2a की वैल्यू बनी 2b प्लस c, 2b प्लस c यानी 2/3 माइनस 2/9, आंसर आ गया 4/9। अब 2a की वैल्यू है 4/9, तो a की वैल्यू आ गई 2/9। तो इस तरह से हमारे पास a भी आ गया 2/9। अब a को तो रख देंगे 2/9, b को रख दो 1/3, c को रख दो -2/9 और इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। जब ये इंटीग्रेट करोगे
तो फाइनली योर आंसर विल बी 2/9 log x minus 1, 1/3 इंटू क्या बनेगा इसका बनेगा -1/x minus 1। अब ये मेरे से मत पूछना कि कैसे आया, आप दोनों क्यों आया, ये इंटीग्रेशंस आपको सिखाए थे।